नमस्कार, न्यूज 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सीधा सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौवें रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होना है मंथन। ग्रीस के प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। विदेश मंत्री ने की किरियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर्स पर सुरक्षा चाक चौबंद। हरियाणा की ओर से जा रही भारी मशीनों को रोकेगी पंजाब पुलिस। हरियाणा में आज शाम तक और पंजाब में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर बढ़ी पाबंदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की होने वाली बैठक में वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की करेंगी समीक्षा। बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक भी होंगे शामिल। और एफआईएच हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नीदरलैंड से होगा सामना। टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ दर्ज की थी रोमांचक जीत। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि होंगे और मुख्य भाषण भी देंगे। 3 दिन के संवाद में केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत और टेक्नोलॉजी जगत से जुड़े हुए प्रमुख, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग में 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2024 के लिए नई दिल्ली में आगमन शुरू हो गया है। रायसीना डायलॉग 21 से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और यह वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगा। चतुरंगा, संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग निर्माण विषय के साथ सम्मेलन युद्ध और शांति, तकनीकी नियमों, निवेश, नवाचार और अधिक जैसे विभिन्न उप विषयगत स्तंभों के तहत मुद्दों पर चर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस भी 21-22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं और नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। हर साल राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेता दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने और समसामयिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसर तलाशने के लिए नई दिल्ली में जुटते हैं। संवाद को एक बहुहितधारक अंतर क्षेत्रीय चर्चा के रूप में संरचित किया जाता है, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षा जगत के विचारकों से जुड़े हुए हैं। सम्मेलन की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। और आपको सीधी दिखाएं तस्वीरें हम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की, जहां पर ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन है जहां पर रस्मी स्वागत किया जाएगा ग्रीस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं और ग्रीस और भारत के रिश्तों का एक नया अध्याय यहां से शुरू होगा। हम जानते हैं कि 2023 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस गए थे, वहां उन्हें उच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था और उसके बाद से हमने देखा है कि दोनों के रिश्तों में एक नई ऊष्मता देखी जा रही है। खास तौर पर तमाम आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक जो क्षेत्र हैं उसमें एक युगांतकारी अध्याय लिखने की तैयारी है भारत की ग्रीस के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र महासागर में किस तरह से ग्रीस के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि आज जो रायसीना डायलॉग होने वाला है उसमें भी मुख्य वक्ता होंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री।
पे जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ग्रीस के राष्ट्रपति को और ग्रीस के प्रधानमंत्री को, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब जो ग्रीस से उच्च प्रतिनिधि मंडल आया हुआ उससे मुलाकात करते हैं। उससे पहले जो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो भारत के विशिष्ट गणमान्य मंत्री थे उनके साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आए, हाथ मिलाते हुए नजर आए। और अब देखते हैं कि जो संयुक्त बयान देते हैं हमेशा से, आइए क्या कह रहे हैं ग्रीस के। Well, it's a real privilege to be in India on an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. Thank you. तो आपने देखा कि किस तरह से जो ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और ग्रीस के रिश्तों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक नए स्तर पर ले जाने के लिए यात्रा बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो कुछ महीनों पहले जब ग्रीस आए थे उसके लिहाज से ये यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत है। हमने देखा कि किस तरह से परंपरागत स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में ग्रीस के प्रधानमंत्री को, और अगर देखा जाए तो बहुत अहम है ये यात्रा क्योंकि तमाम कनेक्टिविटी के लिहाज से और हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में किस तरह से दोनों देश जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और आज कैसे जो 9वां संस्करण है रायसीना डायलॉग का उसके मुख्य वक्ता भी जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं वो होने वाले हैं। तो किस तरह से जो थीम है चतुरंगा वो अपने विचार इस पर रखेंगे, इसे देखना बेहद दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि दोनों देशों के आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक रिश्ते जो हैं वो आने वाले समय में एक नया आयाम छूते हुए नजर आएंगे। और वहीं भारत दौरे पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा कि किरियाकोस मित्सोताकिस ने भारत ग्रीस संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को अहम बताया है। विदेश मंत्री ने ग्रीस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर भोज भी देंगे। तो जिस तरह से ग्रीस के लिए भारत एशिया का प्रवेश द्वार है, ऐसे ही भारत के लिए ग्रीस यूरोप का प्रवेश द्वार है। तो दोनों के आर्थिक रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा जाएगा आज। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन।
तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में NPS से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना NPS ओपन किया। अब NPS की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। तो किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई। आज के किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पंजाब के DGP गौरव यादव ने किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के साथ ही संगरूर में खनौरी बॉर्डर की ओर जा रही क्रेन और भू खनन की भारी मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। DGP के निर्देश के बाद पुलिस की ओर से नाकेबंदी भी की जा रही है ताकि इस प्रकार की मशीनें बॉर्डर की ओर ना जा सके। यही नहीं, हरियाणा के DGP ने भी पंजाब सरकार को इस प्रकार की मशीनें रोकने के लिए कहा है। ये भी कहा है कि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। वहीं पंजाब पुलिस के ADG इंटेलिजेंस जसकरण सिंह ने किसानों और अधिकारियों के साथ राजपुरा में बैठक की है। तो किसान आंदोलन के कारण पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई। इंटरनेट सेवा पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जिलों में रोक दी गई है। और किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर भी रोक को 21 फरवरी तक की रात के लिए बढ़ाया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में इंटरनेट पर रोक के साथ साथ जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा में भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी ASI कौशल कुमार का आज निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान अचानक कौशल कुमार की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अंबाला के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर जो चिकित्सक हैं उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कई सराहनीय और उदाहरणात्मक कार्य किए। गौरतलब है कि 16 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर तैनात GRP के सब इंस्पेक्टर हीरालाल की भी अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उनकी मृत्यु पर दुख जताया है। किसान आंदोलन के कारण उद्योगों पर असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर जहां होटल कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसान आंदोलन की मार अब टैक्सी ड्राइवर्स पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स का व्यापार कारोबार मानो ठप सा हो गया। कपड़े का व्यापार भी बिल्कुल ठप सा जान पड़ता है। ट्रांसपोर्ट्स वाले जो है वो माल नहीं ले रहे। वो कहते हैं हमारी गाड़ियाँ नहीं आ रही तो हम कैसे गाड़ियाँ वापस भेजेंगे। और उन्होंने कईयों ने तो रेट भी बढ़ा दिया है। व्यापारी को पता ही है कि ये ट्रांसपोर्टें बंद हैं, खज्जल खराब होने वाली बात है ये, इसलिए ना व्यापारी आ रहा है और ना ही माल जा रहा है। पेमेंटें भी नहीं आ रही। तो जैसे ही आपको भी पता कि आप माल किसी को भेजेंगे तो पेमेंट भी आएगी। तो ट्रांसपोर्ट पे माल इतनी देर से पड़े हुए हैं जो अभी तक जा ही नहीं रहे। अगर जा रहे तो वो रेट बढ़ के ही जा रहे। जो किसान ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी शांति चाहते हैं और हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना है। पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी
ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लाल सागर के हालिया घटनाक्रमों ने कनेक्टिविटी की नाजुकता की पोल खोल दी। एस जयशंकर ने कहा कि आज कई परिवहन गलियारे बनाने की जरूरत है। जयशंकर ने यूरोप और भारत के गहरे होते संबंधों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी IMEC पहल वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के मौके पैदा करेगी। जयशंकर ने कई संपर्क गलियारे बनाने पर जोर दिया। IMEC की घोषणा G20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। आइए सुनते हैं। Corridor, the India, Middle East, Europe Economic Corridor. And when this agreement, this understanding in principle was reached last September on the sidelines of the G20, perhaps all of us were not adequately cognizant of the fragility of existing connectivity. Recent events on the Red Sea, in the Gulf of Aden, have reminded us of that. The need today to create multiple corridors of connectivity, supporting corridors of connectivity, different forms with their own inbuilt resilience, is something which is vital. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद का स्वागत। और आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि ग्रीस के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में किस तरह से औपचारिक स्वागत किया गया था। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ देर पहले की, जहां पर ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया गया। हमें ये समझना होगा कि ये 15 वर्षों के बाद ग्रीस में भारत की पहली द्विपक्षीय राष्ट्राध्यक्ष या फिर सरकारी स्तर की यात्रा है। ग्रीस में भारत की आखिरी प्रधानमंत्री यात्रा 2008 में हुई थी। तो यहाँ पर ग्रीस के प्रधानमंत्री मिलते हुए हमें देखा कि एस जयशंकर से उन्होंने भी हाल ही में हाथ मिलाया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ आए हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ग्रीस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों का एक नया रणनीतिक अध्याय यहाँ से शुरू होता हुआ। Well, it's a real privilege to be in India on an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. Thank you.
तो जिस तरह से पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी ने भारत ग्रीस के संबंधों को बेहतर बनाया है। साझा सांस्कृतिक मूल्यों की बात हो, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता हो, सुरक्षा और रक्षा की अगर बात की जाए, साथ ही समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर आधारित जब हम बात करते हैं तो दोनों देश कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय एवं गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद समेत सभी नेता समान नागरिक कानून चाहते थे, लेकिन 7 दशक से अधिक कालखंड में बनी सरकारों का जिक्र कर अमित शाह ने कहा कि अब तक वे यूसीसी इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि वे अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की जुगत में लगे हुए थे। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी कहकर कहे थे इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी नहीं लाते थे क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी। उत्तराखंड सरकार ने देश में पहला राज्य बना भाजपा का जो यूसीसी लेकर आया, कॉमन सिविल कोड के लेकर आया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के यूपी का भविष्य इस तरह से कहा कि शराब पीकर वो नाच रहा है। इस बयान पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। भ्रम की स्थिति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम रहे हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करे, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश के युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है, और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को नवसारी आ रहे हैं। नवसारी में एक विशाल जनसभा के साथ प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। सूरत कपड़ा व्यापारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। देखिए संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे हैं और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे गुजरात वासियों के लिए, और नवसारी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और नवसारी में भी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो है टेक्सटाइल पार्क है। उसका जो आधारशिला है प्रधानमंत्री रखेंगे और जिसे मित्र पार्क कहा जाता है, और उसकी खासियत ये होगी कि कपड़ा का जो फाइबर है उसे बनाने से लेकर और कपड़े का जो निर्यात है वो एक ही जगह पर होगा, अलग अलग जगह पर। ग्रीस के प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं इस वक्त राजघाट पहुंच गए हैं। यहाँ पर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं, और अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि उनका औपचारिक स्वागत किया गया था राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। और जिस तरह से भारत के दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका जो आज का कार्यक्रम है उस लिहाज से रस्मी स्वागत के बाद वो बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधे राजघाट से, जहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं। दोनों देश अगर बात की जाए तो विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर हमने देखा कि एक निकट सहयोग के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ कैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ दोनों देश सुरक्षा और रक्षा में और समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर आधारित कैसे अर्थव्यवस्थाओं को आगे लेकर जाना है उसको लेकर भी प्रतिबद्ध है। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ग्रीस के पीरियड बंदरगाह को कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने के लिए जो भारत का मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है उसके एक संभावित केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कर रहे थे। IMEC यानी इस तरह के और गलियारों की जरूरत है ताकि उभरते हुए बाजारों में व्यापारिक दृष्टिकोण से देश एक दूसरे के पास आ पाए। तस्वीरें राजघाट से, जहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बापू की समाधि पर। बहुत ही कम समय में हमने देखा कि पारस्परिक यात्रा संबंधों को एक नए रणनीतिक कक्षा में ले जाते हुए ये दौरा नजर आ रहा है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्य भी दोनों देशों के काफी
अहम है। और इसीलिए यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया कि जो ये 9वां रायसीना संस्करण है, इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर भी जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि भारत अगर ग्रीस के लिए एशिया का बहुत बड़ा गेटवे है, तो आप ये समझिए कि ग्रीस के लिए कैसे आगे आने वाले समय में जब हमें यूरोप में एंट्री करनी है तो हमारा गेटवे ग्रीस है। तो दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है जब हम उभरते हुए बाजारों में इस तरह के देशों को निकट लाने की बात करते हैं। साफ तौर पर जिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की बात की जा रही है उसमें ग्रीस भी शामिल होना चाहता है। और ख़ास तौर पे इस 9वें संस्करण में जिस तरह से आर्मेनियाई उच्च प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर शामिल है, तो आप देखिए कि किस तरह से चतुरंगा जो थीम है उसमें आज का जो वक्ता जिस तौर पर शामिल होने वाले हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री, तो उनकी जो मुख्य बातें हैं वो किस तरफ इशारा करेंगी, इस पर सबकी नजर रहेंगी। साथ ही सामरिक लिहाज से भी दोनों देश बहुत अहम हैं। रक्षा सहयोग की जब हम बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर राजघाट की तस्वीरें जहाँ पर जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने विचारों को अंकित करते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री। और ये रवायत होती है जिस तरह से जब राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आते हैं किसी देश के, तो जब उनका रस्मी स्वागत किया जाता है तो उसके बाद बापू की समाधि राजघाट पर वो अवश्य जाते हैं जहाँ पर विजिटर्स बुक में अपने विचारों को अंकित किया जाता है। और आज का जो एक कार्यक्रम है वो बेहद अहम रहने वाला है। ग्रीस के प्रधानमंत्री का जो विदेश मंत्री है उनसे मुलाकात हो चुकी है, राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत भी किया जा चुका है। यहाँ पर बापू की समाधि पर उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित कर दिए हैं और यहाँ पर विजिटर्स बुक में अपने विचार साझा करते हो। और इससे कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय वार्ता होनी है ग्रीस के प्रधानमंत्री की, जहाँ पर आर्थिक विकास के साथ साथ साझा सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक मुद्दों पर कई अभिसरण चिन्हित हैं। तो ये दौरा बेहद अहम है जहां हम दोनों देशों को पास आते हुए देखेंगे कई अहम क्षेत्रों में, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं ग्रीस की जो भारत में काम कर रही हैं। ऐसी बहुत सी भारतीय कंपनियां हैं जो ग्रीस की जीडीपी बढ़ाने में योगदान देती हैं। तो किस तरह से ये रिश्ता अब एक नए स्तर पर जाएगा ये हमें देखना होगा। जब हमने देखा कि कई ऐसे अभ्यास किए गए वायुसेना और नौसेना के दोनों देशों ने मिलकर किए हैं जो कहीं ना कहीं रक्षा क्षमताओं में बढ़ती साझेदारी को भी प्रदर्शित करता है। ऐसी ही क्षमताएं साझा सांस्कृतिक मूल्यों की हैं और ऐसी ही क्षमताएं आर्थिक दृष्टिकोण से भी ओतप्रोत हैं। यहाँ पर विजिटर्स बुक में अपने विचारों को साझा करते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री और यहाँ पर बापू से ही जुड़ी हुई एक पुस्तक उन्हें भेंट की गई है, जिसे देखते हुए आप देख रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री को यहाँ पर। तो राजघाट पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री जहां उन्होंने बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उससे कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी स्वागत किया गया। यहाँ बापू से जुड़ी हुई एक मॉन्यूमेंटल जो तस्वीर है वो उन्हें भेंट की गई है। तो ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री ने ये दौरा किया था ग्रीस का, और उसके बाद अब 15 साल बाद कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आया है। बहुत उम्मीदों के साथ उम्मीदें हैं कि किस तरह से जब भारत को कई वैश्विक मंचों पर भारत का कद बढ़ता गया है, भारत की आवाज़ अब सुनी जाती है, एशियाई देशों में भारत अगुवाई करता हुआ ग्लोबल साउथ की, उस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम है। तो उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ आया है। तो आज का ये पूरा दिन काफ़ी व्यस्त रहने वाला है ग्रीस के प्रधानमंत्री के लिए, जहां पर रायसीना डायलॉग के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है ग्रीस के प्रधानमंत्री का। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके आगमन को लेकर काशी और साथ ही खास तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल से डीडी न्यूज़ ने खास बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। आते हैं तो त्यौहार की तरह माहौल होता है काशी में, खास तौर से काशी की जनता में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और जब आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात दे जाते हैं, चाहे वो विरासत से जुड़ी हुई हो, चाहे संस्कृति से हो या धर्म से हो। विकास की बात तो यहाँ देखने योग्य है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे
क्या कार्यक्रम है, उस पर हम बात करेंगे काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल जी से। प्रधानमंत्री के लिए आप लोग तो उत्साहित रहते ही हैं, लेकिन आ रहे हैं तो उनका किस तरह से स्वागत आप लोग करेंगे और क्या क्या कार्यक्रम है जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं? अब की बार 400 के पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जिस तरीके से प्रभु रामचंद्र जी रावण का वध करके अपने अयोध्या वापस हुए थे, तो लोगों ने दीप प्रज्वलित करके पटाखे छोड़ के उत्साह मना करके स्वागत किया था। उसी तरह के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आ रहे हैं। काशी की आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम जनमानस और अगल बगल की जिलों के लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करने के लिए उस दिन उमड़ेंगे। आप तो चूंकि कृषि से जुड़े हुए हैं, जो अमूल डेयरी का जो उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, किसानों में आप किस तरह का और किसानों की भागीदारी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा परिवार भी किसान परिवार से रहा है, मैं भी किसान ही परिवार से हूँ। आज जो बनास डेयरी अमूल प्लांट है, निश्चित तौर से इनके जहाँ जहाँ भी केंद्र खुले हैं वहाँ के किसानों में इनके प्रति बहुत उत्साह है। जो ये दाम देते हैं किसानों के द्वारा उत्पादित दूध का, वह अन्य लोग जो गांव घर में जाकर खरीदते हैं उनसे इनका 10 से 12 या 15 रुपए तक महंगा होता है। तो ऐसे में किसान भी उत्साहित है और उसको किसान को विश्वास है कि हम अपने जो दूध है सही जगह पर दे रहे हैं और सही समय से उनको पेमेंट होता है और अच्छे दामों पर उनको जो है ये पेमेंट हो रहा है। इसलिए किसानों में भी बहुत उत्साह है और अमूल प्लांट को लेकर के इस क्षेत्र के जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, भदोही, चंदौली, तमाम इधर के जो जिले हैं सभी कृषक यह के उत्साहित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को इसका लोकार्पण करेंगे। खबर बिहार से, जहां के लखीसराय में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के झुलौना गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेम्पो ड्राइवर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ तेजस लड़ाकू विमान ने सफल उड़ान भरी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तेजस MK-1A कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में DFCC को प्रोटोटाइप LSP-7 में एकीकृत किया गया और 19 फरवरी को सफलतापूर्वक उड़ान भरी गई। तेजस MK-1A संस्करण के लिए DFCC को एरोनॉटिकल विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि उड़ान नियंत्रण के सभी महत्वपूर्ण मानक और प्रदर्शन संतोषजनक पाए गए। इसलिए यह भी कहा गया है कि पहली उड़ान का संचालन राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र से संबद्ध विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह KMG सेवानिवृत्त ने किया है। खबर इसरो से, भारत की पहले अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट ने ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि एस्ट्रोसेट की मदद से वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम मैक्सी ने 1820+070 नाम के एक्स-रे बाइनरी सिस्टम के आसपास के रहस्यों को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इसरो ने कहा कि पृथ्वी से 9800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित मैक्सी 1820+070 ने 2018 में अचानक चमकना शुरू कर दिया। टीम की अगुवाई इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के शोधकर्ताओं ने किया था। देश के प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। फली एस नरीमन ने नवंबर 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील के रूप में शुरुआत की थी। वर्ष 1961 में उन्हें वरिष्ठ वकील नामित किया गया। उन्होंने 70 से ज्यादा सालों तक वकालत की है।
देश के प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश में कहा कि श्री फली नरीमन जी सबसे उत्कृष्ट कानूनविद और बुद्धिजीवियों में से थे। उन्होंने अपना जीवन आम नागरिकों के लिए न्याय सुलभ कराने के लिए समर्पित कर दिया। उनके निधन से मुझे दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की महासभा द्वारा वर्ष 1999 में पारित किए जाने के बाद वर्ष 2000 से हर साल 21 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए इस साल का मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा है। पीढ़ीगत शिक्षा का आधार घोषित किया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम सूचना और संस्कृति विभाग ने संयुक्त रूप से बाग जतिन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया। साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े जनजातीय मेले समक्का सरक्का मेदाराम जतारा के लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा, सबसे बड़े जनजातीय त्योहारों में से एक और हमारी सांस्कृतिक विरासत की स्थायी भावना की जीवंत अभिव्यक्ति समक्का सरक्का मेदाराम जतारा की शुरुआत पर शुभकामनाएं। ये जतारा भक्ति, परंपरा, सामुदायिक भावना का मिश्रण है। हम समक्का सरक्का को नमन करते हैं और उनकी एकता और वीरता की भावना को भी याद करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। पद्मश्री गायक कैलाश खेर का लोक संगीत और लोक विधाओं पर आधारित देश का पहला टैलेंट हंट शो भारत का अमृत कलश तैयार है। इस कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिभाएं अपना हुनर दिखाएंगी। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में सभी लोक संगीतकार अपनी भाषा और वेशभूषा में अपने क्षेत्र का लोक संगीत प्रस्तुत करते नजर आएंगे। भारत का अमृत कलश कार्यक्रम की अवधारणा से लेकर संकलन और निर्माण तक सारे काम कैलाश खेर ने खुद ही किए हैं। ये कार्यक्रम 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार दूरदर्शन पर देखने के लिए आपको मिलेगा। खबर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से, जहां हंग क्षेत्र में बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमस्खलन के कारण नल्ला सिंध पर बर्फ जम गई और उसे हटाने का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई। कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछी नजर आई। जम्मू कश्मीर में एक शीतकालीन वंडरलैंड गुलमर्ग घाटी बर्फबारी के बाद विदेशी स्कीयर्स और एडवेंचर प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। गुलमर्ग दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये परिदृश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर्स के लिए ढलानों पर नेविगेट करने के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि तैयार करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की होने वाली बैठक में वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 47.6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पारित होने के बाद एफएसडीसी की ये पहली बैठक होने वाली है। इसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान रहेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य उज्जवल नजर आ रहा है और अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहने की संभावना है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया कि देश को भू राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा होने वाली प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखने की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। ये लगातार तीसरा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की दर से बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में हासिल की गई वृद्धि की रफ्तार को बरकरार रखा है और कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय के नए दौर से वृद्धि के अगले चरण को गति मिलने की उम्मीद है। आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन में यह कहा गया कि कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय से विकास के अगले चरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन में यह बात कही गई है, कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय से विकास के अगले चरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। रिजर्व बैंक के फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लेख में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिक मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना है। वही जोखिमों को व्यापक रूप में संतुलित किया गया है। आरबीआई के नवीनतम बुलेटिन के मुताबिक इस वर्ष अब तक निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश इरादे सकारात्मक रहे हैं। परियोजनाओं की कुल लागत, जिसके लिए प्रमुख बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए थे, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 2.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23% अधिक थे। इसके साथ लेख में मुद्रास्फीति का जिक्र करते हुए लिखा गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2024 की नवंबर-दिसंबर की गई बढ़ोतरी से कम हो गई है, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 के बाद से सबसे कम है। वहीं रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया है। इस कड़ी में वित्त मंत्रालय ने जनवरी के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उच्च रसद लागत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू आर्थिक विखंडन जैसे भू राजनीतिक तनावों पर नजर रखने की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। यह लगातार तीसरा साल होगा जब जीडीपी 7% से ज्यादा बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वैश्विक एजेंसियों ने भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर ऊपर की ओर कर दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अप्रैल-दिसंबर 2023 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा डिपॉजिट किया गया धन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 72% से ज्यादा बढ़कर $5.40 बिलियन से $9.33 बिलियन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार एफसीएनआर खातों में डिपॉजिट राशि अप्रैल-दिसंबर 2023 में लगभग 5 गुना बढ़कर $3.45 बिलियन हुई, जो 2022 में $640 मिलियन थी। और अब खबर है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां कल सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कांटों भरी राह पर चलने की जिम्मेदारी मिलने का मौका है। इस राह पर चलकर हमें पाकिस्तान को बचाना है। 5 चरणों की वार्ता के बाद मंगलवार रात आखिर दोनों दलों में गतिरोध वाले बिंदुओं पर सहमति बन गई। पाकिस्तान में चुनाव के 12 दिन गुजर चुके थे, लेकिन सरकार गठन को लेकर कोई तारीख निश्चित नहीं हो पाई। इस बीच धांधली का आरोप लगाकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई और कुछ अन्य दलों के विरोध प्रदर्शन जारी है। पीटीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग की है। इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। इस बीच गाजा में तत्काल संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग संबंधी अरब समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 13 ने परिषद के एकमात्र अरब देश अल्जीरिया द्वारा तैयार प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
अल्जीरिया के प्रस्ताव में युद्ध विराम में बंधकों की रिहाई का जिक्र नहीं था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संकेत दिए थे कि अमेरिका, मिस्र, इजराइल और कतर के बीच वार्ता खतरे में पड़ने और संघर्ष विराम और गाजा पट्टी में हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की चिंता के कारण उनका देश वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। गाजा में संघर्ष विराम की मांग से संबंधी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका ने तीसरी बार वीटो का इस्तेमाल किया है। अमेरिका रूस के विपक्षी नेता एलेक्स नवलिनी की मौत के मामले को लेकर रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बारे में शुक्रवार को घोषणा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इसके तहत रूस को एलेक्स नवलिनी के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बीच रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलिनी की मां ल्यूडमिला नवलनाया ने मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन से हस्तक्षेप करने और उनके बेटे का शव उन्हें सौंपने की अपील की थी। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर तमाम प्रयासों के बीच इजराइल रफा को लगातार निशाना बना रहा है। वह जमीनी लड़ाई की भी तैयारी कर रहा है। WHO ने कहा कि खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 32 गंभीर मरीजों को निकाला गया। इस तरह उसका दूसरा निकासी अभियान पूरा हुआ, लेकिन अस्पताल में फंसे करीब 150 मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर चिंता बनी हुई है। अस्पताल में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अस्पताल में अब भी 130 मरीज और 15 स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले दिनों हमास और बंधकों की तलाश में नासिर अस्पताल में छापेमारी की थी। इजरायली बल एक हफ्ते से अस्पताल की घेराबंदी किए हुए थे। वहां लोगों को परेशानियां बढ़ते हुए देखा गया और उन्हें क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। खबर दक्षिण अमेरिका से, जहां के बोलिविया में भारी बारिश ने कहर ढाया है। खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से कम 33 लोगों की मौत हुई है और लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा। राजधानी में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ने नागरिकों को लापौज नदी में खतरे के कारण रेड अलर्ट का नोटिस जारी किया। अधिकारियों के अनुसार 11,000 से ज्यादा परिवार खराब मौसम का शिकार हुए। पिछले हफ्ते से लगातार बारिश की वजह से लापाज के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इंका चाका बांध अपने अधिकतम स्तर के करीब पहुंचा और विभिन्न इलाकों में भूस्खलन हुआ है। और अब बात हॉकी की। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना शीर्ष रैंकिंग वाली टीम नीदरलैंड से होगा। भारतीय टीम ने पिछले मैच में बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराया। भारतीय टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में उम्मीद यही है कि टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने पिछले 2 मुकाबलों में नीदरलैंड्स के खिलाफ विजयी रही। और अब बात भारतीय पैरा एथलीट अंकुर धामा की, जिन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय एथलीट विश्व मंच पर वो अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इसके साथ ही अंकुर ने माना कि इस साल पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा रहेगा। पैरा एथलीट अंकुर धामा से खास बात की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय खेल जगत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है और हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय तिरंगे को ऊंचा लहराया है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं अंकुर धामा, जिन्होंने कि पैरा एशियन गेम्स हांगझू चाइना में 2 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही एडिशन में। अंकुर, आपका स्वागत है। पिछला 10 साल की बात करें तो भारत ने, चाहे वो ओलंपिक्स हो, पैरा एशियन गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, हर मंच पर रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन किया। तो पिछले 10 सालों को जो खेल जगत है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 10 सालों में भारत ने खेलों में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं। जहां अगर मैं बात करूं एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स की, वहां पर हमारे मेडल्स की टैली लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। तो ये सब कमाल हमारे इकोसिस्टम जब से डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स का वो है। और पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, भारत जो अब तक एथलेटिक्स में कभी स्वर्ण नहीं जीता था, 2021 में वही ये 10 साल का पीरियड है जिसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। ऐसे ही पैरालंपिक्स में 5-5 गोल्ड मेडल जीते और आने वाले पेरिस पैरालंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम, और जितने भी काफ़ी बदलाव जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे हैं, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड है, तो ये सब गवर्नमेंट की
सुविधाओं के साथ ही आता है, जिससे खिलाड़ियों को अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं और खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर पूरे खेल परिदृश्य को देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री हर मंच से खिलाड़ियों की बात करते हैं, जब आप बड़े इवेंट्स में जाते हैं आप लोगों से बात करते हैं, जब मेडल जीत कर आप आते हैं तो तब भी आपसे वो संवाद करते हैं, तो इन सब चीज़ों का कितना एक रोल होता है जो खिलाड़ियों के जो हौसले हैं उसको बढ़ाने के लिए, और कितना इसका इम्पैक्ट रहता है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब मिलते हैं तो जाने से पहले देखिए उनमें खिलाड़ियों में उत्साह बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे कल्चर में हमारे यहाँ पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी यानी कि जो पूरा देश है जिनको हमने चुन कर भेजा होता है वो हमें प्रोत्साहित करने आते हैं, तो एक और ज़्यादा जिम्मेदारी खिलाड़ियों की भी बढ़ जाती है अपने देश को गौरवान्वित करने की। अगर खेलों के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये साल आपके लिए, पैरालंपिक्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसके लिए? देखिए, तैयारियां अभी बहुत अच्छी चल रही हैं और अभी हमारे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 3 महीने 4 महीने का समय है, और साथ ही साथ पैरालंपिक्स जो अगस्त में है, ओलंपिक्स से लगभग 20-25 दिन बाद में जो होते हैं पैरालंपिक्स, तो उसकी तैयारी अभी अच्छी है और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में इस पर और तैयारी हमारी बेहतर होगी। और गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार ही नहीं अपितु सभी राज्य सरकार भी अपने खिलाड़ियों को और ज़्यादा सुविधाएं देंगी तो खिलाड़ी और बेहतर करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अंकुर ने कहा कि खेल जगत में कितने बदलाव आ रहे हैं, और जो पिछला 10 साल रहे उन्होंने उनकी भी बात भी कही कि किस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने पिछले 10 सालों में पूरे विश्व मानचित्र में भारत का खेलों में जो दबदबा है वो बढ़ाया, और किस तरह से जो सरकार है, भारत सरकार है, किस तरह से वे सुविधाएं दे रही है, और उसी के कारण देखा गया कि खेलों में पिछले 10 सालों में एक क्रांति सी आई है। और इस साल पेरिस ओलंपिक्स है और पैरालंपिक्स हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि इन खिलाड़ियों की एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी धाक जमाए। कैमरा पर्सन राधाकृष्ण के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।